मंजरनामा जो गजा का है, सीज फायर हुआ, और फिर मंजरनामा जो ईरान और लबनान का है, सीज फायर हुआ। लेकिन इसी सीज फायर के अरसे के दौरान हमने ये देखा कि हजारों मरतबा गजा के अंदर भी सीज फायर की खिलाफ वर्जी की गई, लबनान के महाज के ऊपर भी की गई, और ईरान को भी धमकियां दी जाती रहीं। तो क्या हम ये कहें कि अमेरिका जो है उसे सिर्फ और सिर्फ ईरान दिखाई देता है अगर कहीं सीज फायर की खिलाफ वर्जी हो या ईरान की तरफ से कोई पोस्चरिंग की जाती रहे, लेकिन दूसरी तरफ उसे इजराइल दिखाई नहीं देता अगर वो लबनान में सीज फायर की खिलाफ वर्जी करता रहे या फिर गजा में करता रहे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में मदऊ करने का। देखिए, इसको हमें एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि जहां एक यूनिलैटरलिज्म का दौरा है और एक हेजेमोनिक टेंडेंसी, और जो भी पावरफुल स्टेट्स हैं उनको दे हैव ए प्रोपेंसिटी टू यूज पावर्स एज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ देयर पॉलिसी। तो ये हमें पिछले कुछ अरसे में जहां ये क्योटिक और एक टर्बुलेंट जियो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट पूरी दुनिया में और स्पेशली मिडिल ईस्ट के खत्ते में हमें देखी जा रही है, उसमें हमने देखा कि इन टोटल डिसरिगार्ड टू लीगैलिटी, मोरालिटी और इंटरनेशनल नॉर्म्स, इजराइल ने कंटिन्यूज के गाजा में एक सेंसलेस वॉर तकरीबन 1 साल से ज़्यादा, जहां कोई 80,000 के करीब पैलेस्टीनियन शहीद कर दिए गए, और यही हाल अभी लेबनान में जारी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये यूनिलैटरलिज्म, अगर ये इसको अनचेक जाने दिया और दुनिया ने इसके अगेंस्ट इसको कंटेस्ट ना किया, तो पूरे खित्ते और पूरे आलमी अक़वाम का जो पीस है वो होस्टेज होगा पावरफुल नेशंस जिन्होंने एक इंटरनेशनल ऑर्डर के टोटल डिसरिगार्ड कर दिया। तो ये उसी एक सिलसिले की एक कड़ी है जो कि सीज फायर अनाउंस कर दिया, और बाकी कोर्शन और दूसरी मिलिट्री एक्टिविटीज, चाहे वो लेबनान हो, चाहे वो यमन हो, चाहे वो ईरान हो, वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये एक ट्रेंड है जो कि बहुत डेंजरस है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में जो एक गवर्नेंस सिस्टम था, चाहे वो यूनाइटेड नेशन था या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल थी, उस सब की जो है वो अहमियत बिल्कुल ख़त्म हो गई है, और एक जिसे कहते हैं कि एक जंगल का कानून जो है वो आजकल की दुनिया में राइज है, और जहां पावरफुल स्टेट्स का जो है माइट इज राइट के प्रिंसिपल पे अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स परस्यू कर। लेकिन वाइस एडमिरल साहब, ये बताइए सर कि अपने जारहाना इकदाम को जायज किस तरीके से करार दिया जा सकता है? यानी आप ये देखिए कि अगर किसी कश्ती के गुजरने के ऊपर ईरान हमला कर दे तो वाज़ेह धमकियां जो हैं वो अमेरिका की तरफ से दी जाने लगती हैं। अभी एक ऑयल टैंकर स्काई वेव नाम का वो पकड़ा है अमेरिका ने, उसको वो जायज करार देता है। और मीनाब स्कूल के ऊपर हमला किया गया तो दुनिया ने आवाजें उठाई, तो अब जाके उसकी तौजीहात ये बयान कर दी कि क्रूज मिसाइल जो है उसकी साइट के अंदर वो स्कूल वाक़ था, हमने तो साइट के ऊपर हमला किया, हमें ये नहीं पता था उस साइट के ऊपर स्कूल भी है। तो ये इस तरह की तौजीहात, लेम एक्सक्यूजेस जो हैं या उसकी वजाहतें देके दुनिया को किस तरीके से आप राम कर सकते हैं? देखिए, जो जिसे कहते हैं कि इंटरनेशनल गवर्नेंस जो सिस्टम था, जो एक लॉफुल और लेजिटिमेट ऑर्डर था, वो कोलैप्स हो। तो उसी सिलसिले में ये जो ईरान और यूएस और इजराइल की वॉर है, एक तो देखें दोनों के दरमियान नेगोशिएशन जारी थी, और अभी ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि ये एक डिप्लोमेटिक और एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट करीब थी कि वो डील जो है स्ट्राइक हो जाए, लेकिन उसको टोटल डिसरिगार्ड करके उन्होंने एक एग्रेशन की, इजराइल ने और यूएस ने मिलकर ईरान के अगेंस्ट एग्रेशन की। तो मैं ये समझता हूँ कि चाहे वो इलीगल कैप्चर ऑफ वेसल्स हो, चाहे जहाँ यूएन चार्टर ऑफ लॉ ऑफ सी के तहत आप किसी भी इनोसेंट पैसेज के प्रिंसिपल को वायलेट नहीं कर सकते। तो ना ये वॉर जो है, आपको पता है कि ना ये पॉपुलर है पब्लिकली यूएस में और पूरी दुनिया में। आपने ईयू को देखा, बाकी मुल्कों को देखा जो उन्होंने, और नेटो ने अमेरिका का साथ नहीं दिया, क्योंकि वो समझते थे कि ये जो वॉर है इनहेरेंटली इलीगल है और इलिजिटिमेट है, और इसके जो मोटिव्स थे वो आपको पता ही है कि ग्रेटर इजराइल का मंसूबा हो, चाहे वो एक रिलीजियस ज़ायनिस्ट क्रिश्चियनिटी हो, उसके सिलसिले में ये काम किया गया है। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत डेंजरस ट्रेंड है, और पूरी दुनिया इसकी वजह से एक होस्टेज है, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और जियोपॉलिटिक्स
में जो मेस और जो टमल्टुअस सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही है। अच्छा सर, मैं समझता हूं ये कि बताइए कि दूसरे- रफा क्रॉसिंग जो है, जो मुआहिदा हुआ था, उस मुआहिदे के तहत रफा क्रॉसिंग से 6000 के करीब जो है वो लोगों की आमदोरफ्त हुआ करनी थी, लेकिन उसको महदूद रखा गया, इस हद तक रखा गया कि ग़िज़ाई अद्वियात की ग़िज़ाई जो है अजनास और अद्वियात उनकी किल्लत होने लगी। 10 के करीब अमवात जो हैं वो इस वजह से रिपोर्ट हो रही हैं बाकायदा तौर पे। तो रफा क्रॉसिंग का मामला इस हद तक इजराइल अपने हाथ में क्यों रखना चाहता है, उसे क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और दुनिया इस मामले के ऊपर अभी खामोश क्यों है? देखिए, जो दुनिया की खामोशी है वो तो आपने देखा कि कोई भी प्रिंसिपल पोजीशन के साथ दुनिया नहीं जा रही, दुनिया पावरफुल लोगों के साथ जा रही है। ये बिल्कुल गाजा की जो एक सेंसलेस वॉर है, जो एट्रोसिटीज कमिट की है, ना सिर्फ रफा क्रॉसिंग जहां एक ह्यूमैनिटेरियन एड जो कि पैलेस्टीनियंस की तरफ जानी थी, आपने देखा कि पैलेस्टीनियंस के रेफ्यूजी कैंप्स को, उनके एड कॉन्वॉयज को और उनके स्कूलों को, उनके हॉस्पिटल को एक अटैक किया गया इजराइल की जानब से, और उस इजराइल की वॉर मशीन को जो एड कर रहा है वो यूएस की वेपन्स और आर्म्स की सप्लाई है जो कंटिन्यूसली जारी है। तो मैं ये समझता हूं कि ये एक इंसानी अलमिया है जो कि इस दौर में हम ये देख रहे हैं, और हम ये देख रहे हैं कि दुनिया में जिसे कहते हैं कि आप यू हैव टू फेंड फॉर योरसेल्फ, दुनिया में कोई किसी राइट की तरफ साथ देने के लिए बहुत कम ममालिक ऐसे हैं कि जो कि एक्टिवली करते हैं। एड कॉन्वॉयज को रोका गया, ना सिर्फ रफा क्रॉसिंग में बल्कि जो एड थ्रू सी आ रही थी उस पर लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, और वो जो ह्यूमैनिटेरियन सप्लाईज हैं, जो मेडिकल सप्लाईज हैं, उनको टारगेट करना एक इंसानियत के मैं ये समझता हूं कि एक ऐसा एक्ट है कि जिसके लिए इजराइल और यूएस को इंशाल्लाह इंटरनेशनल कम्युनिटी होल्ड करेगी, और वक्त आएगा कि जब इनको दे विल हैव टू पे द प्राइस फॉर देयर एट्रोसिटीज इन गाजा। सर ये क्या समझते हैं आप कि वो वक्त आना कैसे है, अकाउंटेबिलिटी होनी कैसे है? दुनिया की बड़ी ताकतें उसी की सफबंदी के अंदर शुमार होती हैं, उसी के साथ खड़ी होती हैं, उसी के साथ हिलहाक होते हैं। पसे पर्दा बहुत सी ऐसी ताकतें हैं जिनके साथ हम भाईचारे की भी बातें करते हैं, वो भी उन्हीं के साथ खड़ी होती हैं। तो ये सरमायादाराना निज़ाम है, जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक अकाउंटेबिलिटी किस तरीके से होगी, और ये कैसे टूटेगा? देखें, जो इंटरनेशनल गवर्नेंस ऑर्डर है, जो कि हम पूरी इंसानियत की ख्वाहिश है कि एक रूल बेस्ड और एक जस्ट और एक एक्विटेबल इंटरनेशनल ऑर्डर हो, जहां इंटरस्टेट रिलेशंस, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इंफॉर्मेशनल हो, वो एक तरीके से गवर्न हो, एक दूसरे के पीसफुल को एग्जिस्टेंस, एक दूसरे की सॉवरेनिटी, एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और उनके जो लेजिटिमेट नेशनल इंटरेस्ट हैं उनको एक दूसरे को अकोमोडेट जब तक नहीं करेंगे तो दुनिया इसी तरह जंग के धाने पे खड़ी रहेगी, और इसी तरह ये कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो होती रहेंगी। मैं ये समझता हूँ इसके एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट एक ये भी है कि एक जो यूएस एक हेजेमोनिक पावर है वो ये समझती है कि दुनिया में कॉन्फ्लिक्चुअल सिचुएशन रहनी चाहिए, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, ताकि उनका एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का पहिया चलता रहे, और एक जो उनकी एबिलिटी है टू चर्न आउट वॉर मशीन्स, वो एक उनकी इकोनॉमिक सर्वाइवेबिलिटी के लिए वो ये समझते हैं कि उसको। दूसरा, वो चूंकि वो अपने आप को एक सुपर पावर समझते हैं, एक टोटल सोल सुपर पावर समझते हैं, जबकि दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रही है। अभी आपने देखा होगा कि चाइना और रशिया की जो समिट हो रही है वो एक फ्रेंडशिप और एक वो पीसफुल को एग्जिस्टेंस का मैसेज दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि दुनिया में एक डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स होने चाहिए, और दुनिया की ऐसी के जहाँ शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी हो और पूरी दुनिया में अमन का निज़ाम कायम हो और एक जस्ट और इक्विटेबल ऑर्डर हो। जहाँ तक कैपिटलिस्ट टेंडेंसी या कैपिटलिज्म का ताल्लुक है, वो भी मैं ये समझता हूँ कि दिस इज ऑन इट्स वे आउट। तो जो ग्लोबलाइजेशन थी वो खत्म हो रही है, तो रीजनलिज्म की तरफ जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि एक इसको सेटलमेंट, नए वर्ल्ड ऑर्डर को सेटल होने में थोड़ी देर लगेगी, लेकिन ये है कि इवेंचुअली लोगों को और स्टेट्स को
पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की तरफ जाना चाहिए और हमें प्रॉस्पेरिटी थ्रू पीसफुल मीन्स जो है हासिल करनी चाहिए। और ये प्रॉस्पेरिटी जो है उसको मैं ये हासिल समझता हूँ कि करने के 4 लिए सालों बाद तगोदो करनी चाहिए। कुछ सालों के बाद इसका मंजरनामा वज़ा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये मंजरनामा जो है वो बेहतर समत के अंदर और बेहतर सूरत के अंदर नुमायां होकर सामने आए।